नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और आपका इन्वेस्टमेंट से न्यू में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्राइडेंट का बिजनेस मॉडल कैसा है, इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा क्या मैं इस कंपनी के अंदर भी पैसे डालने वाला हूँ या नहीं डालने वाला। दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी ये ट्राइडेंट के बिजनेस मॉडल पर ज्यादा बेस्ड रहेगी। हम ज्यादा से ज्यादा उनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कोरोना वायरस के पीरियड के अंदर ट्राइडेंट ने कौन कौन से प्रोडक्ट को इश्यू कराए जिससे ये मार्केट में अपना पैसा बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो को हम ट्राइडेंट के पास से शुरू करते हैं कि इस कंपनी को कब शुरू किया गया था। दोस्तों, इस कंपनी को 1985 में शुरू किया गया था। उस समय इस कंपनी का नाम अभिषेक इंडस्ट्रीज रखा गया था। इस कंपनी को मिस्टर राजेंद्र गुप्ता जी ने शुरू करा था। वो इसके चेयरमैन और फाउंडर भी हैं और वो साथ साथ ट्राइडेंट ग्रुप के भी चेयरमैन और फाउंडर हैं। उन्होंने इस कंपनी ग्रोथ में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने 1985 में केमिकल डिवीजन से इस बिजनेस को शुरू करा था और उसके बाद उन्होंने 1990 में यार्न के बिजनेस को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था। यार्न के बिजनेस को इंक्लूड करने के बाद इन्होंने टेक्सटाइल के बिजनेसेस को साथ साथ पेपर के बिजनेस को भी इसके अंदर ऐड करा था। इन सब के बारे में हम इनके बिजनेस मॉडल के अंदर बात करेंगे कि इनका जो एक एक बिजनेस है वो किस तरीके से इनके रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूट करता है और जो इनका बिजनेस है वो किस तरीके से रन होते हैं। दोस्तों, हम ट्राइडेंट करंट सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे ये कंपनी कहां स्टैंड करती है। दोस्तों, ट्राइडेंट इस समय ट्राइडेंट ग्रुप से बिलोंग करती है। ट्राइडेंट ग्रुप की वैल्यूएशन करीब $1 बिलियन की है, जो काफी बड़ा नंबर हो जाता है। और साथ ही साथ इसके चेयरमैन और फाउंडर, जैसे कि मैंने आपको बताया, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, वो इस कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको राजेंद्र गुप्ता जी के बारे में कुछ खास बातें और बताना चाहता हूँ। राजेंद्र गुप्ता जी ने ही इस कंपनी को शुरू किया था और काफी लंबे टाइम से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। वो इस कंपनी के लगभग 20 साल तक मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। वो 1992 से लेकर 2012 तक इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। और जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस समय वो दीपक नंदा जी हैं, जिनको 30 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। वो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जो कि इस कंपनी के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अब हम ट्राइडेंट के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। इनके पास कौन कौन से बिजनेस है और उसके कितने कितने पैसे आते हैं। दोस्तों, ट्राइडेंट के बिजनेस को 3 पार्ट्स के अंदर बांटा जाता है। मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताता हूँ कि इनके एक पार्ट से कितने कितने पैसे आते हैं और ये किस तरीके से रन होता है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इनका पहला पार्ट आता है वो कॉटन यार्न का आता है। इस बिजनेस को 1990 में शुरू किया गया था, जैसे कि मैंने आपको इनके पास के अंदर बताया था कि 1990 में इस कंपनी को शुरू किया गया था। कॉटन यार्न के बिजनेस के अंदर ये बेस्ट क्वालिटी कॉटन यार्न को प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। इसके अंदर इनके पास काफी बड़ी रेंज है कॉटन यार्न। इसके अंदर 11 तरह के यार्न को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, यार्न का मतलब होता है कि धागे। जैसे कि हम सब जानते हैं किसी भी कपड़े को बनाने के लिए, किसी भी बेडशीट को बनाने के लिए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी चीज को सीलने के लिए धागे की जरूरत होती है। इसीलिए ये कंपनी कॉटन यार्न को बनाती है, ये धागे को बनाती है और उसको इंडियन मार्केट में और साथ साथ बाहर के मार्केट के अंदर सेल करती है। इस बिजनेस से इनके पास करीब 26% के रिवेन्यू आ जाते हैं, जो काफी अच्छा नंबर हो जाता है। और दोस्तों, साथ साथ इस बिजनेस के अंदर एक खास बात ये भी है, इस बिजनेस के अंदर ये करीब 92% कैपेसिटी यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपने बिजनेस की। 92% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब है, जैसे कि हम सब जानते हैं किसी भी कंपनी के अंदर टोटल 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है, पर इनकी कंपनी के अंदर 92% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अभी कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है तो ये उसके अलावा और भी ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये अभी अपनी 8% कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अगर इनके पास कोई बड़ा ऑर्डर आता है और अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो करना चाहते हैं तो ये अपनी इस 8% ही कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे इनके जो रिवेन्यूज है वो काफी ज्यादा बढ़ेंगे और जो इनके मार्जिन है उसमें भी काफी अच्छा सुधार आ सकता है। दोस्तों, ट्राइडेंट का दूसरा बिजनेस आता है वो होम टेक्सटाइल्स का आता है। होम टेक्सटाइल्स के अंदर ट्राइडेंट दुनिया की काफी बड़ी कंपनीज के अंदर आती है और ये काफी सारे प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है। होम टेक्सटाइल से इनके जो रिवेन्यूज आते हैं वो इनके सारे बिजनेस से सबसे ज्यादा आते हैं। इनके पास करीब 54% के रिवेन्यूज आते हैं इस बिजनेस से। दोस्तों, होम टेक्सटाइल के बिजनेस को शुरू करने के पीछे एक काफी अच्छी स्टोरी है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1990 में इन्होंने अपने यार्न के बिजनेस को शुरू करा था और यार्न के बिजनेस को शुरू करने के बाद इन्होंने सोचा था कि ये कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने बेडशीट्स को बनाना, टॉवल्स को बनाना शुरू करा था और अपने कस्टमर्स को सेल करना शुरू करा था। इसी तरह से इनका जो होम टेक्सटाइल का बिजनेस है वो शुरू हुआ था और उससे इन्होंने काफी अच्छे पैसे कमाए हैं। दोस्तों, जो इनका होम टेक्सटाइल का बिजनेस होता है इसको 2 पार्ट्स के अंदर बांटा जाता है। इनका जो पहला पार्ट आ जाता है वो बाथ लिनन का आता है। बाथ लिनन के अंदर एक टेरी टॉवल्स को प्रोवाइड करते हैं और काफी दूसरी वैरायटी की टॉवल्स को प्रोवाइड करते हैं। इनके पास कुल 6 तरह की टॉवल्स होते हैं जो कि अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं और ये साथ ही साथ वर्ल्ड के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं टेरी टॉवल्स। और जिनके मोस्टली प्रोडक्ट होते हैं इस सेगमेंट के अंदर वो यूएस मार्केट के अंदर सेल किए जाते हैं, जो काफी अच्छी बात हो जाती है इस कंपनी के लिए। और दोस्तों, साथ ही साथ इस बिजनेस के अंदर ये करीब अपनी 54% कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके पास अभी 46% की एडिशनल कैपेसिटी बची हुई है। अगर इनके पास कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो ये इसको अच्छी तरह यूज कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इनका दूसरा पार्ट आता है वो बेड लिनन का आता है। बेड लिनन के अंदर ये अपने कस्टमर को सभी प्रकार के बेडिंग सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है। इसके अंदर ये बेडशीट्स को बनाते हैं और बेडशीट को अपने कस्टमर्स देते हैं। इनके पास करीब 6 तरह की बेडशीट होती हैं जिनको अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। इस बिजनेस के अंदर करीब अपनी ये 60% कैपेसिटी को भी यूटिलाइज कर पा रहे हैं, पर इनका मानना है कि जैसे इनके पास एक्सेस ऑर्डर्स आते हैं तो ये अपनी जो बची हुई कैपेसिटी 40% को उसको यूटिलाइज कर पाएंगे और काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, ट्राइडेंट का तीसरा बिजनेस आता है वो पेपर का आता है।
पेपर के बिजनेस के अंदर ट्राइडेंट काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के पेपर्स को प्रोवाइड करता है अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स को और साथ ही साथ डोमेस्टिक कस्टमर्स को। पेपर के बिजनेस से इनके पास करीब 20% के रिवेन्यूज आते हैं, जो काफी अच्छा नंबर हो जाता है इस कंपनी के लिए। दोस्तों जिनका पेपर होता है वो व्हीट स्ट्रॉ से बनाया जाता है। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेपर को पल्प से बनाया जाता है, वुड के अंदर से जो फाइबर्स निकलते हैं उससे जो होता है पेपर को बनाया जाता है, या फिर जो वेस्ट पेपर होता है जिसे हम रद्दी कहते हैं उससे पेपर को बनाया जाता है। पर जो इनका पेपर को बनाने का मेथड है वो व्हीट स्ट्रॉ से बनाया जाता है। दोस्तों इनकी जो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो पंजाब के अंदर शिफ्ट है। पंजाब के अंदर जैसे कि हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा गेहूं होता है, तो जहाँ पे गेहूं होता है उसके अंदर जो गेहूं को निकालने के बाद जो उसके स्ट्रॉ बचते हैं, जो डंडियां बचती हैं, उसके थ्रू ये पेपर को बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके पास कोई भी रॉ मटेरियल कमी नहीं होती। और इनके पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंजाब के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और इंडिया के अंदर पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, इसलिए हमें व्हीट स्ट्रॉ की कोई भी कमी नहीं होती। और साथ ही साथ जिस मेथड से अपने पेपर को बनाते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है और इनके पास काफी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है। और साथ ही साथ जिस मेथड को अपने पेपर बनाने के अंदर यूज कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली मेथड हो जाता है, इस वजह से जो काफी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए कि इको फ्रेंडली मेथड से पेपर को बनाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सब वुड पल्प से ज्यादा पेपर को बनाते हैं। इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज है वो वुड पल्प को सबसे ज्यादा यूज करती है पेपर में बनाने के लिए, इसलिए वुड पल्प की जगह ये व्हीट स्ट्रॉ को यूज करते हैं, इससे काफी अच्छी बात हो जाती है और ये एनवायरमेंट के लिए काफी अच्छी तरह कंट्रीब्यूट भी करते हैं। दोस्तों हम ट्राइडेंट के ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से और साथ ही इंडियन मार्केट से इनके पास कैसे कैसे रेवेन्यू आते हैं और कितने कितने रेवेन्यू आते हैं। तो दोस्तों इनके पास करीब डोमेस्टिक मार्केट से 44% के रेवेन्यूज आते हैं, जो काफी अच्छा नंबर हो जाता है। और साथ ही साथ इनके पास इंटरनेशनल मार्केट से करीब 54% के आसपास रेवेन्यू आते हैं, जो कि काफी अच्छा नंबर है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको खासा बताना चाहता हूँ जो इनके रेवेन्यूज है वो इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा आते हैं, जैसे कि हमें दिख भी रहा है। इसका रीजन ये है कि अमेरिकन यूरोपियन मार्केट को टारगेट करते हैं। वहाँ पे एक तो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के बनाए जाते हैं। साथ ही साथ एक्सपोर्ट करने से जो इनके मार्जिन है वो भी काफी अच्छे होते हैं, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट को काफी ज्यादा टारगेट करते हैं। और दोस्तों अब ये इंडियन मार्केट को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसका रीजन ये है जैसे कि मैंने आपको बताएंगे बिजनेस मॉडल के अंदर इनके पास काफी सारी कैपेसिटी जिसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इंडियन मार्केट के अंदर भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर रहे हैं, जिससे जो इनकी कैपेसिटी वो यूटिलाइज हो सकती है और जो इनके रेवेन्यूज है वो अच्छी तरह बढ़ भी सकते हैं। दोस्तों अब हम ट्राइडेंट के इंटरनेशनल प्रेजेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं। दोस्तों ये करीब 100 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करते हैं जहां से पैसा कमाते हैं। इनका जो होम टेक्सटाइल का बिजनेस आता है वो करीब 33 कंट्रीज के अंदर डील करता है। इनका जो पेपर का बिजनेस आता है उसके थ्रू ये करीब 56 कंट्रीज के अंदर डील करते हैं। और साथ ही साथ जो इनके यार्न का बिजनेस आता है उसके थ्रू ये 36 कंट्रीज के अंदर डील करते हैं, जिससे जो इनके इंटरनेशनल प्रेजेंस है वो काफी अच्छा हो जाता है। दोस्तों हम ट्राइडेंट के ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। हम सबसे पहले पेपर ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पेपर के अंदर इनके पास काफी सारे ब्रांड्स हैं, मैं उनमें से कुछ के बारे में आपको बताता हूँ। इनके पास रॉयल टच, स्पेक्ट्रा, इको ग्रीन, माई चॉइस और साथ ही साथ नेचुरल करके ब्रांड्स है जिसके अंदर अपने पेपर को बेचते हैं। और अब हम इनके होम टेक्सटाइल ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। होम टेक्सटाइल के अंदर भी इनके पास काफी सारे ब्रांड्स हैं, उनमें से कुछ के बारे में आपको बताता हूँ। इनके पास नेक्टार सॉफ्ट, सॉफ्ट कंफर्ट, लेदर टच, ऑर्गेनिका, साथ ही साथ एवरीडे करके ब्रांड्स आते हैं जिसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। दोस्तों मैं आपको ट्राइडेंट के बिजनेस से कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों इनके पास 2 सब्सिडरी है जिसके थ्रू अपने बिजनेस को चलाते हैं। इनके पास जो पहली सब्सिडरी उसका नाम है ट्राइडेंट ग्लोबल कॉर्प लिमिटेड। दोस्तों इस सब्सिडरी के थ्रू अपने बिजनेस को इंडिया के अंदर कंट्रोल करते हैं। इंडिया की रिटेल को देखते हैं कि वो किस तरीके से चल रही है और ये किस तरीके से पैसा आ रहा है। क्योंकि दूसरी सब्सिडरी आती है वो ट्राइडेंट यूरोप लिमिटेड आती है। ट्राइडेंट यूरोप लिमिटेड यूरोपियन मार्केट्स को देखते हैं और साथ ही साथ दूसरी मार्केट्स को देखती है जो इंडिया के बाहर है। वो चेक करते हैं कि दूसरी मार्केट से किस तरीके से पैसा आ रहा है और साथ ही साथ मार्केटिंग पे भी ध्यान रखती है कि जो बाहर की मार्केट में किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना और कैसे कैसे पैसे कमाना। दोस्तों मैं आपको ट्राइडेंट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में बताता हूँ कि इनके पास कितनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। दोस्तों ट्राइडेंट के पास इस समय 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। एक तो जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो बरनाला पंजाब के अंदर शिफ्ट है, जहां पर अपने पेपर्स को बनाते हैं, यार्न को बनाते हैं। और जो इनकी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बुधनी मध्य प्रदेश के अंदर शिफ्ट है, जहां पर अपने होम टेक्सटाइल्स को, यार्न्स को, आदि काफी सारे आइटम्स को बनाते हैं। दोस्तों अब हम ट्राइडेंट के नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने कोरोना वायरस के पीरियड में अपने कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स को इशू करा है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि ट्राइडेंट ने कुछ नए प्रोडक्ट्स को लेकर आया कोरोना वायरस के पीरियड के अंदर, तो मैं आपको एक करके उनके बारे में बताता हूँ। दोस्तों इनका जो पहला प्रोडक्ट है वो बॉडी सूट्स का होता है। बॉडी सूट्स के अंदर जो अपने प्रोडक्ट होते हैं मोस्टली हॉस्पिटल्स के अंदर काम करने वाले डॉक्टर्स को और नर्सेज को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कोरोना वायरस के जर्म से बच सकें। और इसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है वो एंटी बैक्टीरियल टॉवल्स का आ जाता है। इसके अंदर ऐसे टॉवल्स को प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर जो लोग होते हैं वो बैक्टीरिया से बच सकते हैं। इनका जो तीसरा प्रोडक्ट आता है वो एंटी बैक्टीरियल बेडशीट्स का आता है। इसके अंदर इन्होंने ऐसी बेडशीट बनाई जिससे लोग बैक्टीरिया से बच सकते हैं। इनका चौथा प्रोडक्ट आता है वो लाइट वेट समर ब्लैंकेट्स का आता है। इसके अंदर ट्रैवलर्स को लाइट वेट ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। और दो साथ साथ इन्होंने हॉस्पिटल कर्टेन्स को बनाना शुरू करा है और जो दूसरे प्रकार के कर्टेन्स होते हैं उनको भी बनाना शुरू करा है इस पीरियड के अंदर। और इनका मानना है कि जो इनके नए नए प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छी मदद कर सकते हैं इनके रेवेन्यूज को गेन करने के लिए। तो अब हम ट्राइडेंट के बिजनेस के इंडस्ट्री सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और साथ ही साथ पेपर इंडस्ट्री सिनेरियो के बारे में
बात करेंगे। दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हम इसलिए बात करेंगे जो इनका मेन प्रोडक्ट हो जाता है, जो मेन बिजनेस आता है, जो मेन पैसा आता है ट्रेडेंट का, वो टेक्सटाइल के बिजनेस से ही आता है। इसके अंदर ज्ञान के बिजनेस को इंक्लूड किया जाएगा, इनकी जो होम टेक्सटाइल के बिजनेस है इसको इंक्लूड किया जाएगा इनके टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के अंदर, और जो पेपर का बिजनेस होता है उसको इनकी पेपर इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। दोस्तों हम सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं तो वो 2019 में करीब 673 बिलियन डॉलर की थी, पर वो घट के 2020 में 652 बिलियन डॉलर की हो चुकी है, जो करीब -2.8% की कैगार से गिरी है। रीजन ये है कि कोरोना वायरस की वजह से डिमांड के अंदर काफी ज्यादा डिक्लाइन आई थी, और वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन से भी काफी ज्यादा डिमांड के अंदर फर्क पड़ा है, और साथ ही साथ उससे पहले जो ग्लोबल स्लोडाउन था उसने भी बिजनेस को इम्पैक्ट किया है। अगर हम इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं तो वो दुनिया की काफी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर आती है, और जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो करीब 2.3% है जीडीपी का, और जो 13% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ही जाती है, और साथ ही साथ जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उनका जो 12% होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही आता है, इसलिए काफी अच्छी बात हो जाती है इस कंपनी की। तो दोस्तों ऐसे इसका अनुमान है 2025 जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो करीब 300 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, वो अभी करीब 100 बिलियन डॉलर के आसपास है। इसका अनुमान है कि जो इनकी इंडस्ट्री है वो 3 गुना तक ग्रो हो सकती है अगले 5 से 6 सालों के अंदर, इसलिए जो काफी अच्छी बात होती है ट्राइडेंट के बिजनेस के लिए। दोस्तों हम दूसरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं जिसके अंदर पेपर इंडस्ट्री आती है। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेपर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है वो इतनी ज्यादा खास नहीं है। इसका रीजन ये है एक तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आते चले जा रहे हैं, और साथ ही इंटरनेट के यूज बढ़ने से लोगों ने पेपर का यूज करना कम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो पेपर की डिमांड है वो घटती चली जा रही है, वो इतनी अच्छी तरह बढ़ नहीं रही है, जिससे काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है पेपर को बनाने वाली कंपनीज के लिए। और दोस्तों अगर हम इसको इंडिया के रिलेशन में बात करते हैं, जो इंडिया की पेपर इंडस्ट्री है वो खाली 4% है वर्ल्ड का, और साथ ही साथ जो यहाँ पे पर कैपिटा पेपर यूज किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल द्वारा वो करीब 13 kg का होता है। अगर हम उसको इंटरनेशनली बात करते हैं तो 57 kg का होता है, इसलिए इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है कि जो इनकी ग्रोथ है पेपर के अंदर वो काफी ज्यादा आ सकती है, और जो इंडिया की पेपर इंडस्ट्री है वो दुनिया के अंदर सबसे तेजी से ग्रो होने वाली पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर भी आती है। इसीलिए दोस्तों जो पेपर की इंडस्ट्री वो इंडिया में काफी अच्छी तरह ग्रो हो सकती है फ्यूचर में। पर इंटरनेशनली अगर हम पेपर की इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो उनके ग्रोथ रेट के खास आने के चांसेस नहीं है। पर दोस्तों यहाँ पे एक खास बात और भी है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल ई कॉमर्स का यूज किया जा रहा है, तो जो पैकेजिंग पेपर होता है उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, और ट्राइडेंट के पास पैकेजिंग पेपर्स भी हैं, जिसकी वजह जो इनके बिजनेस पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, और जो इनका पैकेजिंग पेपर है उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ेगी अगर ई कॉमर्स इसी तरह बढ़ता चला जाता है, और हम सबको पता है कि ई कॉमर्स फ्यूचर में काफी इसी तरह बढ़ेगा भी। दोस्तों हम ट्राइडेंट के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लास्ट 3 साल के सेल्स, एक्सपेंसेस, मार्जिन और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, ये किस तरीके से ग्रो हुए हैं और किस किस तरीके से उन्होंने पैसे को कमाया है। दोस्तों मार्च 2017 में जो इनकी सेल्स थी वो करीब 4,559 करोड़ की थी। मार्च 2019 में इनकी सेल्स करीब 5,249 करोड़ की थी। मार्च 2020 में इनकी जो सेल्स है वो 4,728 करोड़ है। और अगर मैं आपको इनके एक्सपेंसेस के बारे में बताता हूँ तो मार्च 2018 में इनके एक्सपेंसेस करीब 3,708 करोड़ के थे। मार्च 2019 में इनके एक्सपेंसेस करीब 4,266 करोड़ के थे। मार्च 2020 में इनके एक्सपेंसेस करीब 3,882 करोड़ के थे। अब मैं आपको इनके नेट प्रॉफिट्स के बारे में बताता हूँ। मार्च 2018 में जो इनके नेट प्रॉफिट्स थे वो करीब 266 करोड़ के थे। मार्च 2019 में वो करीब 372 करोड़ के थे, और मार्च 2020 में वो करीब 340 करोड़ के थे। अब मैं आपको इनके मार्जिन के बारे में बताता हूँ। इनके जो मार्जिन थे मार्च 2018 में वो करीब 5.8% के थे। मार्च 2019 में मार्जिन करीब 7.08% के थे, और मार्च 2020 में वो मार्जिन करीब 7.19% के थे। दोस्तों जैसे कि आपने इनके फाइनेंशियल्स के अंदर देखे, जो इनके मार्जिन है वो धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं, जो काफी अच्छी बात होती है इस कंपनी के लिए। और दोस्तों ऐसा आपने ये भी देखा जो मार्च 2020 में इनकी सेल्स थी वो काफी ज्यादा कम थी। इसके पीछे रीजन ये था एक तो जो कोरोना वायरस ने इनके बिजनेस को काफी ज्यादा इंपैक्ट किया है, और साथ ही साथ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्लोबली स्लो डाउन था उसकी वजह से भी जो इनका बिजनेस है वो काफी बुरी तरह इंपैक्ट हुआ है, और साथ ही साथ पेपर इंडस्ट्री भी इतनी अच्छी तरह ग्रो नहीं हो रही है। दोस्तों हम ट्राइडेंट की टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके पास कितनी टोटल एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है। दोस्तों अगर हम इनकी टोटल एसेट्स के बारे में बात करें तो इनके पास करीब 5,700 करोड़ की टोटल एसेट्स हो जाती हैं, जो काफी अच्छा नंबर हो जाता है इस कंपनी के लिए। अगर मैं आपको इनकी टोटल लायबिलिटीज के बारे में बताता हूँ तो इनके पास करीब 2,700 करोड़ की टोटल लायबिलिटीज होती हैं। अगर मैं इसके अंदर से आपको एक कर्जे के बारे में बताता हूँ जिसको अगर हम बोरोइंग्स कहते हैं तो वो करीब 2,000 करोड़ का होता है, जो काफी बड़ा नंबर हो जाता है। दोस्तों अब हम ट्राइडेंट की वैल्यूएशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम फ्री कैश फ्लो से शुरू करते हैं। फ्री कैश फ्लोज का मतलब होता है अगर ये कंपनी हमारी होती तो हमारे पास कितने पैसे आते साल के एंड में। तो इनके लास्ट साल के फ्री कैश फ्लो से 2020 में वो करीब 1,050 करोड़ के थे, जो काफी बड़ा नंबर हो जाता है, जिससे जो इनकी वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा सस्ती हो जाती है अगर मैं इनकी वैल्यूएशन को कंपेयर करता हूँ इनके फ्री कैश फ्लो से। पर दोस्तों अगर मैं इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करता हूँ, जिसका मतलब होता है कि जो इस बिजनेस के अंदर जितना पैसा लगा उस पर किस तरीके के रिटर्न आ रहे हैं, तो वो करीब 10% का है, जो काफी छोटा नंबर हो जाता है। मुझे करीब 20% से ऊपर की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं जिस कंपनी वो पसंद आती है। इसी वजह से उनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी ज्यादा कम है। और दोस्तों साथ ही इस बिजनेस के अगर मैं आपको सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करता हूँ तो वो काफी ज्यादा कम है। इनकी जो लास्ट 3 साल के अंदर सेल्स ग्रोथ है वो 0.73% की हो जाती है, जो काफी छोटा नंबर है। अगर किसी बिजनेस को बढ़ना है तो उसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी तेज होनी चाहिए।
चाहिए ताकि जो उसके बिजनेस है वो अच्छी तरह बढ़ सके और काफी ज्यादा पैसे कमा सके। दोस्तों मैं आपको ये बताऊं क्या मैं इस कंपनी के अंदर ये पैसे डालने वाला हूँ या नहीं डालने वाला। दोस्तों मैं इस कंपनी के अंदर ये पैसे नहीं डालने वाला। इसका रीजन ये है, एक तो जो इनकी सेल्स ग्रोथ है जैसे कि मैंने आपको बताया वो काफी ज्यादा कम है, वो 1% से भी कम है। इसका मतलब ये है कि जो इनकी सेल्स ग्रोथ नहीं आएगी तो इनका बिजनेस अच्छी तरह ग्रो नहीं हो सकता फ्यूचर के अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों जो इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जैसे कि मैंने आपको बताया वो खाली 10% के आसपास है। मुझे करीब 20% से ऊपर की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पसंद आती है। पर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इनके फ्री कैश फ्लोज है वो काफी ज्यादा है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक खास बात ये भी जो इनकी डिविडेंड है वो भी काफी अच्छा आता है। इसीलिए अगर आप इस कंपनी को एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहते हैं तो शायद आप इस कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको इसे लंबे समय तक के लिए होल्ड करना पड़ सकता है। इसका रीजन ये है कि जो इनकी सेल्स ग्रोथ है वो काफी कम है। अगर इनकी सेल्स ग्रोथ थोड़ी अच्छी होती या फिर 10 या 12% के आसपास होती तो मैं जरूर इस कंपनी के अंदर पैसे डालता, क्योंकि इस कंपनी के जो फाइनेंशियल हो जाते हैं वो इतने ज्यादा बुरे नहीं है। पर जो इनका कर्जा है वो थोड़ा ज्यादा है जो इस कंपनी को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है फ्यूचर के अंदर। उसके लिए आज की मेरी एनालिसिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया और इस तरह की आपको और भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को पुश करना मत भूलना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।